हेलो एंड वेलकम टू फिजिका। आज हम फंक्शंस को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि अगर हमारे पास एक सेट है x और दूसरा सेट है y, सपोज इसके एलिमेंट्स है a b c d e और इसके एलिमेंट्स है f सपोज g h i। अब एक ऐसी रिलेशन x और y के दरमियान एक ऐसी रिलेशन जिसमें ईच एलिमेंट ऑफ x जो है वो y के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हो। इसका एक ही वैल्यू हो y में, b का एक ही वैल्यू हो y में, वो कोई भी हो सकता है, c का एक ही वैल्यू हो, फिर चाहे वो f ही क्यों ना हो यहाँ पे। तो ऐसी रिलेशन जिसमें x के हर एक वैल्यू पे, x के हर एक एलिमेंट के लिए y का खाली एक ही वैल्यू होगा, x के दो वैल्यूज नहीं होंगे। x विल नॉट बी रिलेटेड टू f एंड g बोथ, एक ही से रिलेटेड होगा। हर एक एलिमेंट एक एलिमेंट से ही रिलेटेड होगा। फिर चाहे वो सपोज a यहाँ पर f से रिलेटेड है, c भी f से ही रिलेटेड है, लेकिन a का भी एक ही वैल्यू है यहाँ पे और c का भी एक ही वैल्यू है। तो ऐसे रिलेशन को हमने फंक्शन बोला था जिसमें एक एलिमेंट का खाली एक ही वैल्यू हो। तो हर एक एलिमेंट का जब एक ही वैल्यू हो, x के हर एक एलिमेंट का एक ही वैल्यू हो y में, तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं। अगर सपोज अब x का एक एलिमेंट a ये y के एक से ज़्यादा एलिमेंट से रिलेटेड हो, तो ऐसी रिलेशन को हम सिंपल रिलेशन ही बोलेंगे, इसको हम फंक्शन नहीं बोलते हैं। तो फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि एक एलिमेंट x का खाली y के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हो। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो x के ये सारे वैल्यूज होते हैं, x के सारे वैल्यूज जो होते हैं, इनको हम डोमेन बोलते हैं। x के सारे वैल्यूज को हम डोमेन बोलते हैं और y के सारे वैल्यूज को हम यहाँ पे कोडोमेन बोलते हैं। और डोमेन और कोडोमेन, और इन कोडोमेन्स में अब ये भी हो सकता है कि इस सेट में कुछ वैल्यूज जो है x के एलिमेंट के साथ रिलेटेड हैं, कुछ सपोज रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे i एलिमेंट है, सपोज ये किसी के साथ रिलेटेड नहीं है। a को मैंने f से रखा, b को g से, c को भी f से, d को h से, लेकिन जो यहाँ पे i है इसको मैंने किसी के साथ रिलेट नहीं किया। अब जो यहाँ पर अगर को सारे एलिमेंट्स y के सारे एलिमेंट्स को हम कोडोमेन बोलते हैं, y के सारे एलिमेंट्स को, और वो एलिमेंट्स y के जो x के एलिमेंट से रिलेटेड हो, खाली उन एलिमेंट्स के सेट को हम रेंज बोलते हैं। तो इन जनरल y के सारे एलिमेंट्स को हम कोडोमेन बोलते हैं, और इन कोडोमेन वैल्यू में से जो वैल्यू x के एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो, खाली उन ही वैल्यूज के सेट को हम रेंज बोलते हैं। तो ये तो हो गया फंक्शन और डोमेन और रेंज क्या होता है। अब अगर हम आगे देखेंगे, अब ग्राफिकली अगर हम देखेंगे, सपोज हम यहाँ पर एक ग्राफ सपोज डालेंगे किसी फंक्शन का। सपोज एक फंक्शन ऐसे ही है, कोई फंक्शन जिसका ये ग्राफ है। अब ये ग्राफ जो है, ये इसका एंड यहाँ पे है और इसका ये एंड जो है x एक्सिस पे यहाँ पे है। सपोज इस एंड को हम नाम रखेंगे a और इसका नाम रखेंगे b। इसका मतलब है जो ये फंक्शन है ये यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर ख़त्म होती है। अब इसका मतलब है ये फंक्शन जो है ये खाली x के वैल्यूज़ लेती है a और b के दरमियान, बाकी ना ये b से ज़्यादा वैल्यूज़ लेती है, ना ये a से कम वैल्यूज़ लेती है। अब जो वैल्यूज़ x एक्सिस पे जो x के वैल्यूज़ a और b के दरमियान होंगे, इनको हम कहते हैं इस फंक्शन का डोमेन। अगर हम ग्राफिकली डोमेन डिफाइन करेंगे,
तो ए और बी के दरमियान हम कहते हैं कि इस फंक्शन का जो डोमेन है वो है ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स बिटवीन ए एंड बी। इसी तरह रेंज किसको ग्राफिकली बोलेंगे, अब जो ये y के वैल्यूज यहाँ पे होंगे, ये जो y के वैल्यूज यहाँ पे होंगे, सपोज यहाँ पर लिखेंगे हम नाम y1 और y2। अब जब हमने x के वैल्यूज a से b तक डाले तो फंक्शन ने हमें y के वैल्यूज वहाँ से दे दिए, यानी कि a का वैल्यू जो है ये y1 से रिलेटेड है, b का वैल्यू जो है ये y2 से रिलेटेड है, और बीच वाले वैल्यू जो है वो सारे y1 to y2 के दरमियान जितने भी नंबर्स y एक्सिस पर आते हैं उनके इस साथ रिलेटेड है। तो y1 से लेकर y2 के दरमियान जितने भी वैल्यूज होंगे उनको हम रेंज बोलते हैं, इस फंक्शन का रेंज। तो ऐसे हम डोमेन और रेंज जो है ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि एक फंक्शन का क्या होता है। इसी तरह एक और चीज़ हमें फंक्शन के बारे में देखनी है कि वो ये है कि हमारे पास कोई इक्वेशन है, ये अब इक्वेशन कोई रिलेशन है कि फंक्शन, ये कैसे पता कर सकते हैं हम। एक सिंपल सा टेस्ट है, उसको वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट। इस वर्टिकल लाइन टेस्ट से हम ये पता कर सकते हैं कि जो एक फंक्शन हमारे पास कोई गिवन है इक्वेशन के फॉर्म में सपोज, या ग्राफ के फॉर्म में, ये फंक्शन कोई रिलेशन है इन जनरल कि ये एक पर्टिकुलर फंक्शन है, ये रिलेशन है कि ये कोई फंक्शन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ग्राफ है और ये ग्राफ सपोज हम सर्कल लेंगे, सपोज एक सर्कल है, इक्वेशन के सर्कल होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर वेयर ए इज रेडियस। अगर हम देखेंगे कि ये जो इक्वेशन हमारे पास है ये कोई फंक्शन है कि ये सिंपली एक रिलेशन है, ये फंक्शन बनती है कि ये रिलेशन ही है। इसके लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट ये कहता है कि हमें क्या करना है, हमें एक कोई ग्राफ पर कहीं पे भी जो है ना, हमें एक वर्टिकल लाइन डालनी है। सपोज हम यहाँ पर वर्टिकल लाइन डालेंगे, जब हमने वर्टिकल लाइन डाली, अगर इस वर्टिकल लाइन ने ग्राफ को दो जगह पे कट किया, दो जगह पे इंटरसेक्ट किया, तो ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन ही है, ये कोई रिलेशन है, अब फंक्शन नहीं बनेगी। तो फंक्शन का वर्टिकल लाइन टेस्ट कहता है कि एक फंक्शन, एक इक्वेशन हमारे पास जो है, ये फंक्शन तब होगी जब हम वर्टिकल लाइन इसके कहीं पे भी डालेंगे, किसी भी पॉइंट पर वर्टिकल लाइन डालेंगे, वो वर्टिकल लाइन इस फंक्शन को, इस ग्राफ को खाली एक ही पॉइंट पर कट करनी चाहिए। ग्राफ है, वर्टिकल लाइन कहीं पर डाली हमने, वो एक से ज़्यादा पॉइंट पर टच करते हैं, तो वो रिलेशन है, वो फंक्शन नहीं है। तो इस डेफिनेशन से जो सर्कल की इक्वेशन है ये फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दो पॉइंट्स पे कट करते हैं। लेकिन अगर हम ऑन द अदर हैंड सर्कल के बजाय सेमी सर्कल लेंगे यहाँ पे, अगर हम सेमी सर्कल लेंगे यहाँ पे, तो सेमी सर्कल जो है ये बिल्कुल फंक्शन है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर टच करेगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि फंक्शन कौन है, और ये गिवन रिलेशन है कोई हमारे पास, ये रिलेशन ही है कि ये फंक्शन है, तो हम देख सकते हैं। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमें देखनी है, इंपॉर्टेंट फंक्शन जो फिजिक्स में हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स को समझने के लिए इन फंक्शंस का समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट फंक्शन और इंपॉर्टेंट फंक्शन वो है कांस्टेंट फंक्शन। अब जो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन को हम डिफाइन ऐसे करते हैं। अब फंक्शन, जैसा मैंने बोला था पहले भी, कि अब इस फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स। अब अगर ये फंक्शन, अगर एफ ऑफ एक्स जो है, अगर ये कांस्टेंट के बराबर होगा, फिर कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4 कुछ भी, सपोज हम यहाँ पर 2 लेंगे। एक फंक्शन जो है इसका वैल्यू 2 है, चाहे हम x का कुछ भी वैल्यू डालें, x को 1 डालो यहाँ पे, यहाँ पर कहीं x है ही नहीं जहाँ पर हमें 1 डालना है, तो चेंज होता तो 2 ही रहेगा। x का 2 डाल दो 2 ही रहेगा, 3 डाल दो 2 ही रहेगा, क्योंकि 2 ही है, यहाँ पर कोई x इन्वॉल्व राइट हैंड साइड में नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। और ऐसे फंक्शन का ग्राफ जो आता है वो x फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन आती है पैरेलल टू y एक्सिस। कहाँ पे? वहीं पे जो यहाँ पर वैल्यू f ऑफ x जिसके बराबर होगा। सपोज अगर यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर ये 2 है,
तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 2 ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ये इसी 2 पर टच करेगा। अगर यहाँ पर 3 होता तो 3 पे, 1 होता तो 1 पे, -1 होता तो नीचे -1, 0 होता तो 0 पे एक स्ट्रेट लाइन होती है। इसी तरह अगर हम इस फंक्शन को अगर हम ड्रॉ करें, इस फंक्शन को अगर हम ड्रॉ करें फॉर एग्जांपल यहीं पे, तो हम देख सकते हैं कि ये फंक्शन ऐसी आएगी कि नहीं। हम फंक्शन को एंटर करेंगे यहाँ पे इस एप्लीकेशन में, तो हम फंक्शन लिखेंगे एफ ऑफ एक्स और वाई इक्वल्स 2। जब हम एंटर करेंगे यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर फंक्शन एंटर की y मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 2। तो ये फंक्शन कैसे आई, ये एक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आई जो 2 के थ्रू पास होती है यहाँ पे। इसी तरह अगर हम यहाँ पर -1 लिखते, सपोज हम यहाँ पर नए फंक्शन एंटर करेंगे, -1 डालेंगे यहाँ पे 2 की जगह, तो y इक्वल्स -1। अगर हम ये फंक्शन एंटर करेंगे तो ये लाइन जो है यहाँ पे ये डायरेक्टली शिफ्ट हो जाएगी -1 पे, तो -1 यहाँ पे दूसरी फंक्शन। तो इस तरह जो है हम कांस्टेंट फंक्शन को ऐसे याद रखते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे लीनियर फंक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अब ये फंक्शन कैसी होगी, ये एक लाइन है फॉर एग्जांपल, पहले अगर हम फंक्शन ड्रॉ करेंगे, सपोज लिखेंगे फंक्शन की अलजेब्रिक फॉर्म एफ ऑफ एक्स इक्वल्स mx प्लस c। तो अगर फंक्शन ऐसी होगी कि x इन्वॉल्व होगा और x के साथ कोई कांस्टेंट होगा और प्लस के साथ भी कोई कांस्टेंट होगा, जो मतलब कोई नंबर होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, माइनस भी, नेगेटिव भी हो सकता है और ये 0 भी हो सकता है। तो ऐसे फंक्शन का ग्राफ कैसे आता है, ऐसे फंक्शन को हम लीनियर फंक्शन बोलते हैं। तो ऐसे फंक्शन का ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं तो ऐसे फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है ऐसे करके, जिसकी डायरेक्शन जो है डिपेंड करती है इन वैल्यूज पे, m पे और c पे। अब जो यहाँ पर m का वैल्यू है, ये स्लोप ऑफ द लाइन कहते हैं हम इसको। अब इसका पूरा मतलब क्या है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसकी लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और यहाँ पर भी कहीं पर आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। अब जो यहाँ पर m जो है ये स्लोप, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो लाइन है इसकी चढ़ाई कितनी होगी, इसका स्लोप ये ज़्यादा लाइक ऐसे होगी, ज़्यादा स्टीप होगी कि ये कम स्टीप होगी। m का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा तो उतनी ज़्यादा स्टीप होगी ये लाइन, जितना कम वैल्यू होगा इसका, ये कम स्टीप होगी। और जो यहाँ पर c का मतलब है, ये इस कांस्टेंट का मतलब है कि ये लाइन जो है ये y एक्सिस से किस पॉइंट से पास हो जाएगी। सपोज अगर यहाँ पर 2 था तो y एक्सिस से तो ये यहाँ पर 2 होगा। अगर वो mx प्लस 3 होगा यहाँ पे, तो ये 3 के पॉइंट से पास होगी। अगर यहाँ पर -1 होगा तो -1 पॉइंट से ये पास होगी। तो mx प्लस c टाइप ऑफ लाइन फंक्शन जो होती है ये स्ट्रेट लाइन होती है, और इसका जो है x के साथ जो नंबर होता है वो हमें स्लोप देता है, और जो अकेला नंबर होता है वो इंटरसेप्ट होता है, मीनिंग ये y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगी, इसको हम इस डिस्टेंस को हम इंटरसेप्ट बोलते हैं, जो c होता है। अब वो फंक्शन जिसमें इंटरसेप्ट 0 होगा, यानी कि एक फंक्शन है सपोज हमारे पास y इज इक्वल टू 3x प्लस कुछ भी नहीं, 0 है, तो एक ऐसी एक स्ट्रेट लाइन होगी जो डायरेक्टली जो है इंटरसेप्ट 0 होगा, मीन्स वो ओरिजिन से ही पास होगी ऐसे। अब अगर हम ग्राफ पर अगर हम इस फंक्शन को देखेंगे, और एंटर करेंगे इस फंक्शन को ग्राफ पे, कोई एग्जांपल लेकर m और c के लिए, सपोज y इक्वल्स सपोज 3 लेंगे, m का वैल्यू mx प्लस c का वैल्यू सपोज 2 लेंगे। तो जब हम एंटर करेंगे इस फंक्शन को
तो आप देख सकते हैं कि हमने y इक्वल्स 3x प्लस 2 मीनिंग mx प्लस सी लाइन डाल दी। तो जो 2 अकेला है ये इंटरसेप्ट है, तो हम देख सकते हैं कि जो लाइन है ये 2 वैल्यू से पास हो रही है। इसी तरह 3 का मतलब है स्लोप। जब मैं स्लोप यहाँ पे कम करूंगा, जब मैं x3x के बजाय 2x लिखूंगा, आप देखेंगे कि ये इतनी स्टीप नहीं रहेगी, ये कम स्टीप होगी। तो हम उसके लिए दूसरे फंक्शन डालेंगे यहाँ पे। सपोज हम यहाँ पे डालेंगे y इक्वल्स 2x प्लस, इसी तरह हम c को भी कोई नेगेटिव वैल्यू दे देंगे, 2 प्लस और -3। इंटरसेप्ट अब नेगेटिव लेंगे। जब हम ऐसे फंक्शन को एंटर किया, हम देख सकते हैं कि एक तो स्लोप तो हो गया कम, ये ज़्यादा स्टीप है, ये थोड़ा इससे कम स्टीप है, क्योंकि एक स्लोप का एक वैल्यू हमने कम कर दिया, हमने 3 से 2 कर दिया यहाँ पे। तो 3 से हमने स्लोप को 2 कर दिया, इंटरसेप्ट को 2 से -2 कर दिया। तो इससे क्या हो गया, तो 2 वाली जो लाइन थी वो पॉजिटिव y एक्सिस के 2 से पास हो रही थी। अब ये जो है ये 2 के बजाय -3 से पास होगी। तो इस तरह जो है कांस्टेंट फंक्शन और लीनियर फंक्शन, इस तरह जो है हमें याद रखनी है कि इनकी इमेज दिमाग में रखनी है कैसी होती है। इसी तरह जब हम तीसरी फंक्शन देखेंगे यहाँ पे, तीसरी फंक्शन हम देखेंगे यहाँ पे वो है क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगर हम क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करेंगे यहाँ पे, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो इक्वेशन होती है वो होती है f ऑफ x इक्वल्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इस तरह की फंक्शन होगी। अगर फंक्शन फंक्शन में x का जो है मैक्सिमम पावर 2 होगा, जिसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, फिर x पावर 1 भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, और एक कांस्टेंट टर्म। अब इसको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसकी लिंक भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अब ऐसी फंक्शन जो होगी फिजिक्स में आएगी, तो इसका ग्राफ कैसे होगा? इसका ग्राफ जो है उसको हम पैराबोला बोलते हैं। पैराबोला, कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक होता है। अब ये पैराबोलिक ग्राफ कैसे होता है ये हम देखेंगे। अब ये पैराबोलिक ग्राफ ये ऐसे होता है, ऐसे। इसी तरह अगर हमने डिफरेंट वैल्यूज दे तो ये पैराबोला जो है नीचे की तरफ चला जाएगा ऐसे। तो उस समय जो है हमें इसके ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे टच करेगा, जो हमें एक्स के 2 वैल्यूज निकलते हैं जब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ऐसे। तो ये जो वैल्यू निकलेंगे एक्स के, सपोज ये एक्स का एक वैल्यू निकला, एक्स का दूसरा वैल्यू निकला, तो इस तरह जो है ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर टच करती हैं। तो वही 2 पॉइंट्स जो होते हैं वो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाए जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल रूट ऑफ द, हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया और उसके एक्स के 2 वैल्यूज निकले 2 और -2, तो इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है एक ऐसा पैराबोला रिप्रेजेंट करती है जो राइट साइड से 2 के थ्रू निकलता है, 0.2 वैल्यू के थ्रू निकलता है, पास होता है, और नेगेटिव साइड में -2 के वैल्यू के थ्रू पास होता है। अगर हम ये फंक्शन अब देखेंगे हमारे एप्लीकेशन में एंटर करेंगे ये फंक्शन, तो हम देखेंगे सपोज y, हम सिंपल फॉर्म इसकी डालेंगे, y इक्वल्स सपोज 2x स्क्वेयर्ड ऐसे डालेंगे एक सिंपल फॉर्म, क्योंकि x टर्म हो भी सकती है और कांस्टेंट टर्म हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है क्वाड्रेटिक फंक्शन में वो है कि एक्स स्क्वायर टर्म ज़रूरी होनी चाहिए। तो ये हमने जो है एक क्वाड्रेटिक फंक्शन डाली सिंपलेस्ट, जिसमें खाली एक्स स्क्वायर टर्म है और एक्स टर्म और कांस्टेंट टर्म नहीं हमने रखी। तो इसने जो है पैराबोला ऐसे ये रिप्रेजेंट करती है बिल्कुल ऐसे। अब जो ये एक्स एक्सिस पे एक एक्स एक्सिस को खाली एक पॉइंट पर टच करती है वो ओरिजिन। इसका मतलब है इस फंक्शन के जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे और उसके जो 2 वैल्यूज निकलेंगे वो दोनों 0 होंगे। तो इसमें x का एक वैल्यू भी 0 होगा और दूसरा वैल्यू भी 0 होगा। इसी तरह अगर हम थोड़ा बहुत इसको एक और फॉर्म डालेंगे इसकी, फॉर एग्जांपल पैराबोला में हम देखेंगे सपोज y इज इक्वल टू 2 और 2 के बजाय हम 3x स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 5, हमने पूरी इक्वेशन जनरल फॉर्म में डाल दी, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि ये हमारे पास एक पैराबोला आया बिल्कुल इसी तरह। अब हमने जो बाकी टर्म्स भी डाले उसकी वजह से इसमें शिफ्टिंग हो गई। अब देखो ये जो यहाँ पर +5 हमने डाला, ये कांस्टेंट जो होता है इसका मतलब होता है बिल्कुल जैसे लीनियर फंक्शन में इंटरसेप्ट काम करता था, इसी तरह ये प्लस कांस्टेंट जो है काम करता है। इसमें +0 था यहाँ पे, इस इक्वेशन में यहाँ पे +0 था तो 0 के थ्रू पास होती थी। इसी तरह अगर +5 था तो ये 5 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो गया हमारा पैराबोला, तो अब 5 के थ्रू पास होता है। और दूसरी बात, जो पैराबोला का एग्जैक्ट जो बेस है वो यहाँ पर था। अब यहाँ पर जो है, अब अगर ये 5 से 5 ऐड करने से यहाँ पे ये 5 शिफ्ट्स ऊपर चला गया, ठीक, लेकिन जो इसकी जो बेस है वो लेफ्ट साइड में चली गई। ये इफेक्ट है, ये जो है ये इफेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ दिस 2x ऐड करने से। तो ये फंक्शन अगर हम देखेंगे ये एक्स एक्सिस में किसी फंक्शन पॉइंट से पास नहीं होती है। तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो तो उसके आपको इसके रियल वैल्यूज आपको नहीं मिलते हैं, उसका कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगा। उसकी जो भी वैल्यूज मिलेंगे वो कॉम्प्लेक्स निकलेंगे, समथिंग लाइक प्लस और माइनस आयोटा, कुछ आयोटा √2, जो आयोटा फॉर्म में जो वैल्यूज़ हम लिखते हैं, इमेजिनरी वैल्यूज़ जिनको हम बोलते हैं, ये वही ये वैल्यूज़ उन पैराबोला में निकलते हैं जो एक्स एक्सिस को कहीं पे टच नहीं करते हैं। तो वो वाले जो है एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेंगे, ना ही नीचे होंगे। तो ये तो हो गया अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम जो है नेक्स्ट देखेंगे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पर होती है f(x) = e⁻x। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम देखेंगे, इसके दो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हम देखेंगे, एक्चुअली 3। पहले जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x, ये कैसे होती है? ये फंक्शन ऐसे होती है और ये जिस पॉइंट से यहाँ पर पास हो गई ये 1 है, ये यहाँ पर 1 होगा। क्यों? क्योंकि e⁻x के सामने क्या है? 1। अगर मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता 2e⁻x तब फंक्शन यही होती, लेकिन ये 1 के बजाय 2 से पास हो जाती, मीन्स ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसी होती। इसी तरह -2 होता तो नीचे वगैरह, इसी तरह। अब सपोज ये तो है जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब जो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है वो ये है कि एक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि दो वैल्यूज हम लेंगे यहाँ पे। सपोज हम लेंगे वैल्यू यहाँ पर 0 और वैल्यू हम लेंगे a। तो एक फंक्शन है, सपोज फिजिक्स में आएगी कोई फंक्शन जो 0 वैल्यू से a वैल्यू तक एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है और एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है, या अमूमन आता है। सपोज यहाँ पर a वैल्यू है, ये 0 वैल्यू है, एक फंक्शन है जो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है इनके दरमियान, ऐसे एक्सपोनेंशियली। तो वो फंक्शन कैसी होगी? अलजेब्रिक फॉर्म में। इसी तरह अगर 0 छोटा वैल्यू है, a बड़ा वैल्यू है, और फंक्शन जो है ये कहता है हमें कि ये 0 से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है, तो a उसकी फॉर्म कैसे होगी? पहले हम देखेंगे, अगर सपोज हमारे पास यहाँ पर वैल्यू a है, कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी 2, 3, 4, 5 कुछ भी, ये लाइन जो यहाँ पर एक्स एक्सिस की है ये 0 वैल्यू होती है। तो वो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस पर एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर जो y का वैल्यू होता है वो 0 होता है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर y का वैल्यू a है और एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर y का वैल्यू 0 है। अब जब फंक्शन a वैल्यू से 0 वैल्यू तक एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी कोई फंक्शन, तो वो फंक्शन ऐसे डिक्रीज होते एक्सपोनेंशियली। तो ये ऐसे जो है इसको हम बोलते हैं कि ये एक फंक्शन है जो a वैल्यू से 0 वैल्यू तक एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी। तो इसकी अलजेब्रिक फॉर्म जो होती है इस फंक्शन की वो होती है f(x) = a e⁻x। हमें याद रखनी है, ये
ए मतलब कोई भी नंबर होगा यहाँ पे, और ई के ऊपर पावर जो है ये नेगेटिव होगा, तब जाके एक्सपोनेंशियली डिक्रीमेंट दिखाएगी, डिक्रीज होगी यहाँ पे। तो ये फंक्शन जो है ए से डिक्रीज होना शुरू करती है और 0 पे स्टॉप होती है, और ये फंक्शन जो है ओबे करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होना को बोलते हैं हम इसको। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास अब फिर से यहाँ पर एक वैल्यू है, y का वैल्यू है यहाँ पर a, और यहाँ पर है x एक्सिस पर 0। अब एक फंक्शन है जो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है, 0 से वो a वैल्यू तक एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है, 0 से a वैल्यू एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कैसे दिखाएंगे हम। अब एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होना जो है ये फंक्शन ऐसे होते हैं ग्राफिकली। तो एक फंक्शन है जो 0 वैल्यू से a वैल्यू तक एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी, और इसकी अलजेब्रिक फॉर्म कैसे होती है, यहाँ पर इसकी अलजेब्रिक फॉर्म होती है a1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस x ऐसे। तो अगर हमें दिखाना है कि कोई वैल्यू फिजिक्स में जो है कोई क्वांटिटी 0 से a तक इंक्रीज होती है, डायरेक्टली नहीं ऐसे वर्टिकली बल्कि एक्सपोनेंशियली, तो ऐसी फंक्शन होगी उसकी। अगर हमें दिखाना है a से 0 तक डिक्रीज होती है एक्सपोनेंशियली, तो इसकी फंक्शन e टू द पावर माइनस x। बाकी फंक्शंस का हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।